सबसे पहले तो मैं आपको दैनिक नवज्योति की तरफ से प्रणाम करता हूं। आप लोग शहीदों के घर से पत्नियां बेटे सब लोग हैं, पिताजी भी हैं। तो ये कार्यक्रम कारगिल जो युद्ध था उसको 21 साल पूरे हो रहे हैं कल, और दैनिक नवज्योति ने इस संदर्भ में इस टॉक शो को आयोजन किया है कि 21 साल बाद शहीदों के परिवार, शहीदों के बच्चे, शहीदों की पत्नियां, उनके माता पिता किस स्थिति में हैं, क्या है, उनको क्या कोई परेशानी है, जो घोषणाएं सरकार ने की थी क्या वो घोषणाएं पूरी हुई हैं, उनके संबंधित, और इन तमाम बातों के लिए दैनिक नवज्योति आपके पास पहुंचा है इस वर्चुअल टॉक शो के माध्यम से। मैं एक बार फिर आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप शहीदों को, उन शहीदों को भी नमन करता हूं इस मौके पर जिन्होंने कि देश की खातिर अपनी जान न्यौछावर कर ली है। सबसे पहले मैं परिचय करना चाहूंगा। मैं परिचय पूरा सभी का दे देता हूं, जो ज्वाइन करेंगे उनका भी दे रहा हूं मैं। नागौर से हमारे साथ जुड़ रही हैं श्रीमती गोगी देवी जी। ये शहीद भंवरलाल जी की पत्नी हैं, और इनके बेटे त्रिलोकी जी भी अभी हमारे साथ जुड़ेंगे। इसी तरह भरतपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं श्रीमती गायत्री देवी जी, और उनके पुत्र साथ में हैं ब्रजेश कुमार जी। इसी तरह चूरू से हमारे साथ जुड़ी हैं श्रीमती मधु फगेरिया जी, शहीद राजेश फगेरिया जी की पत्नी हैं ये। इसी तरह जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं श्री ओम प्रकाश शर्मा जी और सुनीता जी। ये कैप्टन अमित शर्मा के पिता हैं और बहन हैं। इसी तरह डीडवाना नागौर से हमारे साथ श्री गोविंद सिंह चौहान जुड़े हुए हैं। ये शहीद सुरेंद्र सिंह के भाई हैं, बड़े भाई हैं। हेलो। और संखवास, हेलो। संखवास जी, जी जी, संखवास। हाँ। डीडवाना तहसील है, संखवास गांव है। नहीं नहीं, मुंडवा तहसील है। अच्छा, तहसील मुंडवा है। हाँ जी 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 ये जो जी। और बाड़मेर से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी जी। सॉरी, भूपेंद्र सिंह चौधरी जी हैं, ये शहीद भीखाराम जी के पुत्र हैं ये। तो सभी लोगों को एक बार फिर मैं प्रणाम करता हूं, और शुरुआत करता हूं मैं इस कार्यक्रम की कैप्टन अमित शर्मा के पिताजी श्री कैप्टन अमित भारद्वाज। ओके, भारद्वाज हैं ये। ओके, कैप्टन अमित भारद्वाज के पिता ओम प्रकाश जी से। ओम प्रकाश जी नमस्कार। एक बार फिर आपको मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहता हूं कि 21 साल के बाद, मतलब कैप्टन इतना युवा था, अमित, शादी भी नहीं हुई थी उनकी, और उन्होंने देश सेवा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। 21 सालों में अगर आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या एक बेटे के खोने का तो आपको दुख, वो उसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती, उनको शब्दों में भी वो भरपाई नहीं की जा सकती है, ना हम उनके लिए शब्द ढूंढ सकते हैं। लेकिन जब आप पीछे की तरफ 21 साल पीछे देखते हैं तो आपको क्या लगता है, जो सरकार की तरफ से आपको उम्मीद थी, सरकार जो कुछ कर सकती थी, क्या वो उम्मीदें पूरी हुई हैं आपकी? देखिए, जहाँ तक अमित की शादी का प्रश्न है, मुझे इस बात का गर्व है जी कि मेरे पुत्र ने देश सेवा करते हुए अपने प्राण त्यागे। जी, क्योंकि मृत्यु एक निश्चित है, वो होनी है। जी जी, कभी भी हो सकती है, वो युद्ध में हो चाहे कहीं भी हो, परंतु इसने युद्ध के अंदर जो अपना दिखाया है, सौरभ दिखाया है, और जी इसको मुझे गर्व है। जी मेरी सरकार की बात एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ पे भगवान को और सेना को हम तभी याद करते हैं जो हम तकलीफ में होते हैं, बाद में इसको भूल जाते हैं। जी। तो जहाँ तक सरकार का प्रश्न है, शुरू के अंदर जो नारे लगते हैं, तुम्हारा नाम रहेगा, हम आपके लिए तैयार हैं, इसके बाद में और परिवार को जाके कोई सवाल नहीं है। जी जी जो गांव से हमारे सैनिक है, जी जिनके परिवार के लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको जी क्या सलाह मिलनी चाहिए, नहीं है। तो सबसे बड़ा ये, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो उनकी बात देखभाल करे, उनको सलाह दे कि बच्चों की एजुकेशन है उसके लिए उनको तो कहें। बाकी जहाँ तक सरकार के द्वारा जो भी घोषणाएं की जाती है, कुछ पूरी हो जाती है, कुछ रह जाती है। जी जी अमित के बारे में जितनी भी घोषणाएं हुई थी जो आर्थिक वाली, वो तो करीब पूरी हो गई। बाकी की जो
और घोषणाएं थी जैसे वाचनालय बनाएंगे, उनके मूर्ति लगाएंगे, जी वो अभी तक 21 साल बीत गए हैं। जी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। गांव के अंदर भी यही स्थिति है कि वो बच्चे कहाँ एजुकेशन लेंगे, कहाँ नहीं लेंगे, जी उसके बारे में आज तक उन लोगों ने कुछ नहीं किया। जी उनके बच्चे क्या होता है कि उनका जो पैसा मिलता है उसका सदुपयोग नहीं होता, जी उनका और कहीं उपयोग हो जाता है। इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो कोई कोई सरकारी संस्था हो या और कोई संस्था हो जो इस तरह आगे आवे और उनके ध्यान रखे, जी तब जाकर के मतलब हम लोगों का, सैनिक परिवारों का ज्यादा भला हो सकता है। जी जी जी, धन्यवाद आपका। मैं अब जाना चाहूँगा, नागौर के शहीद हैं, थवेरी के भंवर लाल जी वीर चक्र विजेता हैं ये। हेलो, हेलो आप गोगी देवी जी, त्रिलोकी जी, सुन रहे हैं आप मेरी बात? हेलो हेलो, आपकी आवाज मेरे ख्याल से म्यूट हो रखी है, आपका माइक म्यूट हो रखा है। हेलो त्रिलोकी जी, हेलो। मैं ठीक है, उनको अभी आवाज नहीं आ रही है। आगे मैं जाता हूं, श्रीमती गायत्री देवी अजान भरतपुर से। ब्रजेश कुमार जी, हेलो, आपको आवाज आ रही है? हेलो ब्रजेश कुमार जी, हेलो। आ रही है सर? हाँ, आपको आवाज मिल रही है? जी सर, मिल रही है सर। हाँ जी, मैं गायत्री देवी जी से सवाल पूछना चाहूंगा। गायत्री देवी जी, आपके साथ इतना बड़ा, मतलब आपके पति शहीद, देश के लिए शहीद हुए, इससे बड़ा दुख शायद दुनिया में कोई नहीं होगा। लेकिन जब आप 21 साल पीछे देखती हैं तो आपको क्या लगता है कि सरकार ने जो घोषणाएं की थी, सरकार ने जो आपको भरोसा दिलाया था, आपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, आपकी आगे की जिंदगी के लिए, क्या वो पूरी पूरी हुई हैं वो सारी उम्मीदें आपकी? नहीं हुई सर। क्या क्या परेशानियां आपको इस दौरान रही हैं? सर जो परेशानियां आई हैं, जो तो संकट काटते हुए आगे बढ़ते चले गए, बच्चों ने पारते चले गए, उम्मीद में कि हमारे बच्चे बड़े होंगे तो सर्विस देंगे, आपके जी बच्चे जब सर्विस के लायक हो जाएंगे तो आपके बच्चों के लिए सर्विस मिलेगी। जी। तो ये कोई काम पूरा नहीं किया है वो तो। सर ये हमारे लिए राजस्थान उस टाइम गहलोत जी की। आप थोड़ा स्क्रीन में, ब्रिजेश जी थोड़ा साइड में आ जाइए, आप सामने आइए। हाँ, अपनी मम्मी के पीछे आ जाइए आप। हाँ जी जी सर जब जी शहीद हुए थे पापा जी, तो उस टाइम गहलोत साहब की सरकार थी। तो गहलोत साहब ने हमें लेटर भी दिए थे सर, और हमें बताया भी था, कलेक्टर साहब के द्वारा भी लेटर दिया गया था सर्विस के लिए, जी कि जी अभी आपके बच्चे छोटे हैं तो आप अपने सर्विस के लिए मतलब क्या है कि रिजर्व रख सकते हैं नौकरी को। जी अभी वो बोल रहे हैं कि आपके लिए नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि आपको पेट्रोल पंप मिल गई है। और अच्छा, सर पेट्रोल पंप की हालत ये है आज की डेट में, यूपी हमारा बॉर्डर पे भरतपुर पड़ता है और जी पेट्रोल पंप भी बॉर्डर पे पड़ता है सर। जी 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 और यूपी और राजस्थान में 10 रुपए लीटर का डिफरेंस है सर। जो हमें पैसा मिला था वो पैसा सारा लग चुका है सर। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है और ना ही पेट्रोल पंप में कुछ मिल रहा है, जी यानी जी कि जीरो है, पेट्रोल पंप चल भी नहीं रही है सर अच्छी तरह से। जी 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 तो हमें सर आपसे, आपके द्वारा हम निवेदन करना चाहते हैं, हमें नौकरी दिलवा दें तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। हमारे पास सारे लेटर हैं, डॉक्यूमेंट हैं, वो जो हमें दिए थे नौकरी देने के लिए, कलेक्टर साहब का है, जी मुख्यमंत्री साहब का है, और सबके कागज हैं सर हमारे पास में सर। जी ब्रजेश जी, देखिए, नौकरी दिलाना तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आपकी बात हम मुख्यमंत्री तक निश्चित रूप से पहुंचाएंगे। ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये लाइव भी चलेगा, ये इसके बाद फेसबुक पे और यूट्यूब पे चलेगा, और उसके बाद कल ये अखबार में भी छपेगा, जयपुर में भी ये कार्यक्रम छपेगा। तो निश्चित रूप से आपकी ये बात हमारे माध्यम से सरकार तक पहुंचेगी, और हम आशा करते हैं कि इस तरफ जरूर सरकार ध्यान देगी। मैं आता हूं आपके पास। अब मैं जाना चाहूंगा चूरू से शहीद राजेश फगेरिया जी की पत्नी श्रीमती मधु फगेरिया हैं। मधु जी, मैं एक बार फिर आपके पति के शहादत को नमन करता हूं, और आपसे सवाल यह है कि जब 21 साल पहले जब आपके पति शहीद हुए, तो मुझे लगता है कि आपकी शादी उन दिनों ही हुई होगी। आप उस समय बिल्कुल शादी के दौर में ही ये हादसा हो गया होगा, देश के लिए शहीद हुए होंगे। ये बताइए कि
तब से, और आपको तो टीचर की नौकरी, मेरे ख्याल से इस समय आप टीचर हैं, आप शिक्षिका हैं जी जी। तो उस साल से 21 साल का जो ये दौर है, ये 21 साल में आपको पति के बिछड़ने का तो दुख है ही है, लेकिन सरकार की तरफ से जो घोषणाएं हुई थी उनसे जो क्या कोई आहत मिली, उनसे कोई चोट पहुंची आपसे कि मुझे ये भरोसा दिलाया और उसके बाद मेरे पति शहीद हो गए और ये भी नहीं मिला? क्या इस तरह की आपको भी कोई समस्याएं, जैसे ब्रजेश जी बता रहे थे अभी की? जी, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। और नमस्कार सर, आपने ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से शहीदों को श्रद्धांजलि जो दी है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपकी शुक्रगुजार हूँ, आप सभी आयोजकों के लिए। और सर, मेरे पति को 21 साल तो नहीं हुए, 11 साल ही हुए हैं। अच्छा। लेकिन उस दौरान शहीद होने के बाद जो मुझे स्ट्रगल करने पड़े हैं, वो एक शहीद की वीरांगना ही बता सकती है। तो मुझे बहुत स्ट्रगल करने पड़े हैं सर। सही बात तो ये है कि एक सैनिक होता है, उसकी भी मतलब अपनी एक जिंदगी होती है, बच्चे होते हैं, घर होता है, पत्नी होती है, बूढ़े माँ बाप भी होते हैं, उनकी अपनी लाइफ होती है, कुछ सपने होते हैं। लेकिन देश की सेवा करने के लिए वो क्या होता है कि अपने इन सारी चीजों को पीछे छोड़ देता है और अपने जो देश सेवा का फर्ज है वो निभाने के लिए आगे बढ़ता है। बिल्कुल जी। सरकार क्या करती है सर? सरकार सहायता करती है, लेकिन उनकी जो कमी है उसकी पूर्ति वो कभी नहीं कर पाती, कभी नहीं हो सकती है वो, कभी नहीं कर पाती सर। सरकार क्या करती है, थोड़ी सहायता देकर एक बार तसल्ली दे देती है परिवार को, उसके बाद में जो बाकी चीजें हैं वो राजनीतिक के पल्ले झाड़ देती है कि अब राजनेता लोग हैं, वो आप ही सल्टाओ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करता। राजनीति लोग हैं, वो सिर्फ अपने शहीद परिवार को ही दलदल में धकेलेंगे कि ये परिवार है तो आप इसको काम करवाना है कि नहीं करवाना है। बाकी मेरा कोई भी ऐसा नहीं है। हर चीज के लिए मुझे स्ट्रगल करना पड़ा है। 2011 से लेकर आज 2020 हो गई। तो ऐसी उम्मीद क्या रखें सरकार से? जो सरकार समय पर अगर हमारी सहायता करती है तो हम सरकार की शुक्रगुजार हैं। मैं तो यही कहना चाहती हूँ सर कि सरकार को छोड़ो साइड में, और जो हमारे कानूनी जो जायज जो कार्य हैं, आप आर्मी वाले आप खुद उस चीज को लो, ताकि हमारा काम एक ऑफिसरों के चक्कर काटने की बजाय सीधा ही हो जाए, हमें किसी के चक्कर नहीं काटने पड़े। ना जाने कितने ही चक्कर काट के हम इतने अपनी चप्पल जूते घिस देते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। जिला प्रशासन, सही कह रही हैं आपकी, जिला प्रशासन की तरफ भागदौड़ लगाने के बजाय आर्मी के माध्यम से ही ये चीजें अगर हो जाएं, आर्मी के माध्यम से होगी आप तो लोगों को ज्यादा। हाँ, जी 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 बिल्कुल सही सही कहा आपने। मैं आपकी बात से बहुत इत्तेफाक रखता हूं। आपने जो कहा कि एक सैनिक की अपनी निजी जिंदगी भी होती है। देश के लिए तो अपने प्राण न्यौछावर करता ही करता है। अपनी निजी जिंदगी के बारे में मैं एक आप लोगों के सामने शेर साझा करना चाहूंगा। एक सैनिक अपने बॉर्डर पे युद्ध के समय जाते हुए उसकी वो फीलिंग्स हैं, वो उसकी वो भावनाएं हैं। एक सैनिक कह रहा है, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूं, मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना ए भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूं। मैं अब जाना चाहूंगा श्री गोविंद सिंह चौहान जी के पास। गोविंद जी शहीद सुरेंद्र सिंह के भाई हैं। गोविंद जी हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार गोविंद जी, आप बताइए कि पिछले आप 21 साल पीछे अगर आप देखते हैं, पीछे का समय देखते हैं, तो आपको अपने भाई को खोने के अलावा क्या परेशानियां झेलनी पड़ी, और क्या अभी भी कोई परेशानियां हैं आपके इस संबंध में सरकार की तरफ से, या इस तरह की कोई शिकायतें हैं? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जब मेरा ब्रदर शहीद हुआ था, उस समय दैनिक नवज्योति ने सबसे अच्छा कवरिंग उसकी वीरता के बारे में किया था। जी जी शुक्रिया जी। उसके लिए दैनिक नवज्योति का आभार, धन्यवाद। सेकंड जी, देश के लिए जो शहीद हो जाते हैं जी, उनके पीछे पैसा कोई मायना नहीं रखता है, परंतु जो उनका हक है वो उनको परिवार को मिलना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, जिनको भी नहीं मिला है
और जी बकाया है तो जी वो जो है गवर्नमेंट को तो समय से उनको दे देना चाहिए। जी, बिल्कुल रही बिल्कुल। बात गवर्नमेंट ने जो घोषणाएं की तो कई पूरी हुई है और कई नहीं हुई है। जी मैं शहीद परिवार का सदस्य होने के नाते मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहूंगा जो अच्छा नहीं लगे। शहीदों के लिए जो है वो बात अच्छी नहीं लगती है कि हमारे को ये सुविधा नहीं मिली है। तो हम जितना ज्ञान है जो मिली है वो ठीक है, नहीं मिली है उसको लेने के लिए अपन प्रयासरत है। उसमें किसी का भी जैसे आपका भी सहयोग है, आर्मी का है, प्रशासन का है, वो सब लेके और वो सुविधाएं लेंगे। जी, लेकिन लेकिन ये दुखद तो है ही है आपका कहना, ये तो आपका बड़प्पन है और आपका ये बड़ा दिल है कि आप शिकायत नहीं करना चाहते हैं। लेकिन एक परिवार से जब एक सदस्य देश के लिए शहादत करता है और उसके बाद भी सुविधाएं न मिले तो उससे बड़ी पीड़ा और क्या हो सकती है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। अब मैं त्रिलोकी जी के पास जाऊंगा। आप शहीद भंवरलाल जी के बेटे हैं। हेलो, आपको आवाज आ रही है त्रिलोकी जी? जी सर, नमस्ते सर, आवाज आ रही है सर। नमस्कार त्रिलोकी जी, ये बताइए कि आपके पिताजी की जो शहादत हुई है 21 साल बाद आप पीछे देखते हैं तो आपको क्या नजर आता है? क्या पीड़ा उनके खोने का तो दुख है ही है, लेकिन उसके अलावा सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं क्या वो आपको पूरी मिली हैं या उसमें आपको दिक्कत हुई? जी सर, मैं सबसे पहले तो सर दैनिक नवज्योति को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने विजय दिवस पर हम सबको आपसे रूबरू होने और हमारे किसी प्रकार की समस्या आई उसके लिए आपने हमसे जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार सर। जी दूसरा मैं सर ये निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि सर मैं उस समय छोटा था, मेरे पापा शहीद हुए थे, उस समय मैं 12 वर्ष का था सर। जी तो सर पापा का खोने का तो सर दुख है ही है, लेकिन सबसे बड़ा गर्व ये भी है कि मेरे पापा देश के लिए शहीद हुए। तो सर उसके लिए मैं दुख के साथ में सर मेरे पापा का नाम भी है, परिवार का भी है, तो उसके लिए सर मैं दुख के से ज्यादा सर पापा के शहीद दिवस पे गर्व करता हूँ सर। बहुत। बाकी दूसरा सर ये निवेदन करूंगा सर, जो भारत सरकार और राज्य सरकार से जो भी शहीद परिवारों के लिए जो भी उस समय की था तो उससे हमें हर तरह की सुविधाएं हर चीज मिली हुई है। उसके लिए कई चीजें छूट भी गई तो सर वो छोटी मोटी बात के लिए हम यहाँ दोबारा दोहराना नहीं चाहेंगे। बाकी सर ठीक है, सब साधन संपन्न है, किसी भी तरह का और कोई हमारी कोई भारत सरकार एवं राज्य सरकार से किसी तरह की समस्या नहीं है। एवं सर सबसे अच्छा है सर भारत सरकार ने अभी जो 6 साल से सर शहीद एवं सैनिकों के लिए कर रहे, उसके लिए मैं सर भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद एवं इसके लिए सर मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहूंगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी देखिए एक शहीद के परिवार का सबसे बड़ा ये होता है कितने संस्कार आगे निकलते हैं, आगे चलते हैं बेटों में, कि इतना बड़ा मन शहादत, पिता के शहादत के बाद भी एक सबूरी, एक सब्र वाला जो भाव है ये संस्कारों से ही आता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस तरह की भावना देश के लिए और अपने सरकार और उनके लिए रखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं वापस सर ओम प्रकाश जी के पास जाना चाहूँगा। सर ये बताइए, आप तो हमारे बुजुर्ग भी हैं और आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कुछ इमोशनल कुछ बातें। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपके बेटे बॉर्डर पे गए तो आपकी आखिरी मुलाकात कौन सी थी? क्या जब आपको कुछ स्मरण हमारे साथ कुछ बांटना चाहेंगे कि जब बेटा जा रहा था अपने बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी पे तो उस पल क्या कहा था, या आपने उनको क्या कहा था, या आखिरी चिट्ठी जो आई होगी उनकी, या कोई मैसेज आया होगा, हम सब लोग के साथ आप शेयर करना चाहेंगे उसको? कारगिल युद्ध 99 में हुआ था। जी जी जी। मैं जनवरी 1999 में जयपुर विजिट किया था जी। और हमारे साथ काफी दिन रहा था। वहाँ के वो किस्से अपने बहन को सुनाया करता था, हमसे इस बारे में कम बात करता था। हम लड़ाई कैसे करते हैं, हमारा सैनिक किस तरह की परिस्थितियों में रहता है, ये उनसे बातें होती थी, बिटिया से बातें होती थी जी। और इसके बाद में वो 1 महीने हमारे पास रहा। इसके बाद में वो अपने पोस्ट पे चला गया। वहां से फिर वो कमांडो कोर्स में गया हुआ था। जी। तो कमांडो कोर्स में जिस दिन जा रहा था जी। उस दिन उनका ट्रक खाई में गिर गया, 60 फुट खाई में गिर गया। अच्छा। जिसमें वो 21 आदमी थे, 10 तो उसी में स्पॉट पे डेथ हो गई और बाकी को कुछ हेड इंजरी आई। 2 बंदे ऐसे थे वो कुछ भी नहीं हुआ, अमित भी एक था। जी जी। अमित ने
बाद में अपनी डायरी में लिखा है, मुझे बताया नहीं, कि कोई ऐसी ताकत थी जिसने उठा के मुझे रख दिया, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा। अच्छा जी जी फिर वो कुछ दिनों वहाँ पे 1 दिन 2 दिन ऑब्जर्वेशन रहा, इसके बाद कमांडो कोर्स में नहीं गया। फिर जी कमांडो कोर्स से लौट करके जब आया तो वहाँ दिल्ली होता हुआ गया था। वो एक दिन वो दिल्ली के अंदर वहाँ घूम रहा था, उस पे क्या नाम, इंडिया गेट पे घूम रहा था। जी एक हमारे पारिवारिक सदस्य है, जी उनका ब्रदर की तरह ट्रीट करते हैं, उनके साथ वो घूम रहा था। तो उसने ऐसे ही कह दिया कि एक दिन मेरा नाम इंडिया गेट पे आएगा। अच्छा तो जो साथ में उसका जो हमारा जो पारिवारिक सदस्य था, उसने कहा तुम क्या बातें करते हो, ये वो जगह है जहाँ पे वर्ल्ड वार के लोग जो है उनका नाम है, उनका नाम है जी इस तरह से तुम क्यों सोचते हो कि नहीं जी मेरा एक दिन नाम आएगा। हुआ क्या कि आज के 20 साल बाद जी मोदी साहब ने एक स्मारक बना दिया इंडिया गेट के ऊपर, बिल्कुल जब सामने उनसे बना है, सामने बना है जी अभी बना है, उसके अंदर अमित का नाम है। तो वो जो उसने भविष्यवाणी की थी बताइए। हाँ 99 में, वो उसकी पूरी हो गई। तो हम बिल्कुल सोचते हैं दिमाग में वाली बातें रही होगी मतलब। और वहाँ के जो क्रियाकलाप के बारे में जो अगर वारदात होती थी, उसके बारे में जो बातें थी, वो हमारी बिटिया शेयर कर सकता है, ये ज्यादा बता पाएगी। जी। सुनीता जी आप भी भाई के बारे में कुछ बताइए, कुछ इस तरह की जैसे सर ने बताया अभी। वहां पर जैसे उसका जो पापा ने बताया कि जब उसका एक्सीडेंट जो हुआ था, उससे पहले उसके 2 बार भी वो बचा था वहां पे। जी तो 2 बार जब वो बचा था तो उसका जहाँ पे वो लोग खड़े थे वहीं पे मोर्टार आके गिरा पाकिस्तान से, और वो ब्लाइंड हो गया, उसका पिन नहीं खुला। जी सेकेंड टाइम उसका यही हुआ था कि सेकेंड टाइम जहाँ खड़े थे आवाज आई तो वो लोग बंकर में भागे, वहीं आके वो फटा जहाँ पे वो लोग खड़े थे। तब जी उसने अपनी डायरी में लिखा था। फिर तीसरा इंसिडेंट जो पापा ने बताया कि जब वो लेह से कारगिल से लेह की तरफ आ रहे थे अपने कमांडोज के जाने के लिए, तो उसने डायरी में लिखा था कि एक पावर है जो मुझे मारना चाहती है, लेकिन एक सुपर पावर है जो मुझे बचा रही है ताकि मैं कुछ बड़ा काम कर सकूं। तो वो चीजें उसके दिमाग में थी कि हाँ ऐसा कुछ होना है, मतलब ही हैड इंट्यूशंस कि ये सब चीजें ऐसा कुछ होगा कि मैं देश के लिए मैं करूंगा। जी जी अपनी यूनिट में उसका काफी ज्यादा और लोगों के साथ में भी ये काफी वो रखता था। जी तो एज अ आप ही मान के चलिए कि जब वो यहाँ से कुछ लेके जाता था, तो जो कंपनी कमांडर था जिस यूनिट का, जिस अपने उसका कंपनी का, जी तो अपने यहाँ से घर से गए हुए लड्डू मठरी चाहे कहता है एक एक पीस चाहे सबको है, तो जी उनके पूछना चाहिए। तो सर या एक जवान दूसरे साथी के लिए क्या सोचता है। मैं एक्चुअली एक उसका अमित का डायरी लिखता था, उसके एक पेज का मैं आपको मैं बताती हूँ कि जी उसका उसने जब लिखा था कि आज दशहरा है तथा दुश्मन ने जबरदस्त गोलीबारी आरंभ कर दी है, जी शायद वो त्योहार जल्दी मनाने के इच्छुक बेतलब है। जी मैं अपने बंकर में बैठा हुआ अगले दिन की फायरिंग हेतु तैयार हो रहा हूँ। ये उन लोगों का पहले वो सारा था दिवाली पे, जब क्योंकि वो दिवाली यहाँ जब उसने आर्मी में सिलेक्शन हुआ था उसका, जब उसका ट्रेनिंग पीरियड था ओटीए चेन्नई में, जी तो वो गया था यहाँ से 96 में, और जी 97 सितंबर पास आउट था। उसके बाद में उसने दिवाली कभी घर पे नहीं मनाई। तो उसमें एक बार ऐसा था कि उसने दिवाली पे उसने अपने साथी के लिए वहां पे लिखा था जी आज दिवाली है। ये मतलब एक फौजी की जो एक मानसिक स्थिति होती है, जी थोड़ा जी सा लंबा है लेकिन मैं वो चीज बताना चाहूंगी। आज दीपावली है, रोशनी का प्रतीक, असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक। घर से मीलों दूर इन पहाड़ियों में कड़ाके की ठंड में जी जान से सरहदों की सुरक्षा में डटे मेरे बहादुर साथी, हर क्षण वादियों में गूंजती आर्टी फायर की आवाज, अपने हथियारों पर डटे बहादुर और फायर का दुगने जोश से जवाब देते हुए, पर मन भटक रहा है घर की तरफ। मानस पटल पर उभर आती है छत के मुंडे पर सैकड़ों दियों की कतार, और सारे आंगन में इकलाती चक्री खुशियों के रंग बिरंगे इंद्रधनुष लुटती फुलझड़ियां आह्लादित करती रोशनी का फव्वारा। आज सब याद आ रहा है बेफिक्र होकर दिवाली की रात भर घूमना, नजदीकी दोस्ती और पड़ोसियों का अपनापन। आज लगातार तीसरी दीपावली है घर से दूर, अपने बंकर में बैठे हुए मन को करते हुए पूर्ति का वास्ता देते हुए, पर मन के कोने में जरूर बैठा है एक नन्हा अबोध बालक जो मचल रहा है अपनी माँ के हाथ की मिठाई खाने को। हर पल उसका ही चेहरा आंखों में सामने आ जाता है। हर 4-5 दिए जलाने के बाद शायद उसका भी हाथ रुक जाता होगा। सोचती होगी अपने उस बेटे के बारे में जो डटा है सीमा प्रहरी बन। पिताजी ऊपरी तौर पर समझाकर भावुक हो जाते होंगे, पर वो अकेली ही तो ऐसी माँ नहीं है। उसकी जैसी अनेक माताओं के बहादुर सपूत
अपनी जान पर खेलकर विषम परिस्थितियों में जूझकर सुनिश्चित कर रहे हैं कि दुश्मन 1 इंच भी आगे न बढ़ने पाए। कम से कम उसे मेरी माँ को ये तो तसल्ली है कि अगली छुट्टी में मैं घर आऊंगा। लेकिन अचानक ही उभर आता है सिपाही अरुण और नायक सतपाल का ख्याल, जिनके लिए अगली छुट्टी कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि वो दोनों शहीद हो चुके थे। अच्छा देश की जी। रक्षा के लिए जाबाज साथियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। उन दोनों की बूढ़ी माओ की पथराई आंखें जानती हैं कि दोनों न तो इस दीपावली पर घर आएंगे, न ही कभी और। पर शायद फिर भी मन का एक टूटा कोना इस बात को समेटे बैठा है कि वो आएगा। तो वहां बैठे फौजी जितने भी हैं, मैं अमित नहीं बाकी औरों की भी बात करती हूँ, कि घर परिवार सबसे दूर रह के वो लोग जिस कर्तव्य का पालन कर रहे हैं वहां पे, वो जो ड्यूटीज जो निभा रहे हैं, तो एज सिविलियंस जो लोग हैं, उनको उनके पीछे उनके परिवारों की देखभाल का जिम्मा उठाना चाहिए। एक बार मैंने कहीं किसी के उसमें सुना था कि अगर फौजी छुट्टी आया है तो उसको मुश्किल से 10 दिन की छुट्टी मिलती है। अगर इस बीच में उसको अपने घर के भी बाकी के काम करने होते हैं, कभी कोई बिल जमा कराना है, कोई बैंक का काम है, तो हम एज सिविलियंस हम क्यों नहीं उस परिवार की हेल्प करते। और अगर जैसे उसने एक एग्जांपल दिया कि मान के चलो हम पिक्चर हॉल देखने के लिए गए, एक फौजी को टिकट नहीं मिल रहा है, तो हम अपना टिकट उस फौजी को दे दें, क्योंकि उसको परिवार के साथ समय बिताने का बहुत छोटा मौका मिला है। हम पिक्चर देखना हो या कहीं जहाँ जाना हो, जहाँ हम उनकी सहायता कर सकते हैं, हम क्यों नहीं करें, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा समय अपने परिवार के साथ में बिता सके। बहुत तो बड़ी ये बात, जो बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप ये चीजें हम देशवासियों को भी समझनी चाहिए, क्योंकि फौजी की जिंदगी बहुत ही मुख्तलिफ होती है, बहुत अलग होती है, बहुत टफ होती है, और ये केवल वो फौजी या फौजी का परिवार ही समझ सकता है। दूसरा आदमी इस दर्द को, इस पीड़ा को, इस दंश को नहीं समझ सकता। बिल्कुल आपने एक छोटी सी बात टिकट की कही, लेकिन इसमें बहुत बड़ी मैसेज है और बहुत बड़ी बात है कि एक टिकट अगर कोई दूसरा देता है कि यार ये तो कुछ दिन के लिए आया है, तो मैं समझता हूं सर, मैं आपके बहुत रिगार्ड करता हूं, मैं समझ सकता हूं आपकी भावनाओं को भी, और हम सब आपके साथ हैं। आप इतने बुजुर्ग हैं, आपका ये बल है, आपकी ये ताकत है, इसी से देश के सैनिकों में ये ताकत मिलती है। आपके जो ये आंसू हैं, मैं उसको समझ सकता हूं। मैं हर दिल के हर उसमें ये आंसू आते हैं, हर शहीद के, क्या हर देशवासी, जब देश के जवान शहीद होते हैं तो हर देशवासी का प्राण रोता है, लेकिन जो घर वाले होते हैं उनकी पीड़ा एक बिल्कुल ही अलग होती है। हम आपके साथ हैं, आपने इतना साहस इतने सालों तक रहा। एक बार हम आपको नमन करते हैं, आप सभी लोगों को। अब मैं आपके जाना चाहूंगा गायत्री देवी जी, आप जो महिलाएं हैं, आप जो वीरांगनाएं हैं, मैं महिला नहीं करूंगा, मैं वीरांगनाएं हैं, ये अपने स्वभाव को खोकर कितना बड़ा ये जिंदगी का वो देखती हैं। पल पल आपके लिए तो हर पल एक बहुत मुश्किल घड़ी होती है। आप कोई ऐसी बात हम लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगी, बांटना चाहेंगी, जो कि आपके पति ने आखिरी समय जाते, हालांकि राजस्थान में बहुत परंपरा होती है, पत्नियां एकदम खुल के सामने नहीं आती हैं, लेकिन कोई ऐसी बात हो जो आप हमसे साझा करना चाहें, या उन्होंने बॉर्डर से कोई चिट्ठी आई हो, कोई बात हमसे हमारे साथ बांटना चाहें आप। हेलो गायत्री देवी जी, हेलो। नमस्ते जी। नमस्ते, मैं भी आपको प्रणाम सर झुका के करता हूं। मैं आपकी पीड़ा, आपका दर्द मैं समझता हूं। आप कोई ऐसे कोई पल आप हमारे साथ बांटना चाहती हो, जाते समय जो कहा हो उन्होंने कि बच्चों का ध्यान रखना, या कुछ इस तरह से कोई जैसे बातें हैं, कोई ऐसी बांटना चाहती हो हमारे साथ, या आखिरी कोई चिट्ठी आई हो, कुछ कोई ऐसी बात सबके साथ साझा करना चाहेंगी आप? हेलो। जानती बहुत पसंद काका ना कहेंगे, फिर टेंजो ही देख रहे कि 5 दिन पीछे आ ही रहे कि 5 दिन पीछे आएंगे, घर मकान बनाएंगे, जी जी घर जी पे आए कि ना, और अपना कोई काम करेंगे, जमीन लेंगे, जी मकान बनाएंगे। जी 5 दिन पीछे ऊपर रहते उतर के यहाँ रे, जी 5 दिन रहेंगे उतरवे के, जो तानु सही देंगे। जी 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 मैं समझता हूँ बिल्कुल। अपनी वो बातें अपने घर वालों से शहीद करते हैं और आने की पूरी अपनी तैयारी करते हैं, लेकिन देश की शहादत, देश के लिए वो शहीद हो जाते हैं। मैं अब मधु फगेरिया जी के पास जाऊंगा। मधु जी,
आपके कोई ऐसे पल, आपकी तो मेरे ख्याल से शादी भी उन दिनों ही हुई होगी। मैं आप से जानना चाहता हूं कि आपकी कोई ऐसी बात जो आप हमसे साझा करना चाहें, जो कोई। जी सर, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगी, नहीं, लेकिन मैं लास्ट समझता बार मैंने क्योंकि हमारी इतनी उम्र भी नहीं हुई थी कि ज्यादा हम सोचें परिवार के बारे में या किसी के बारे में। उस टाइम तो हमारी अपनी खुद की जिंदगी थी। जी। लास्ट बार कॉल जब वो शहीद हुए 28 जनवरी 2011 को, तो 18 जनवरी को मेरे पास कॉल आया था। तो वही था, हंसी मजाक से कॉल आया था जी। कि ज्यादा कौन सोचेगा कि भाई एक इस मोड़ पे आगे खड़ा कर देगा भगवान हमें। लेकिन जब 27 तारीख को शाम हमें आभास हो गया था कि लोगों की चहल पहल के द्वारा कि कुछ तो है वो हमारे लिए ठीक नहीं है, और उसके बाद में उनका पता चला तो ऐसा एक पहाड़ सा टूट गया सर। और ये पहाड़ है वो आज भी टूटा हुआ ही है, जुड़ा भी नहीं है, क्योंकि बच्चे भी अभी इतने छोटे हैं सर कि समाज है, संस्कृति है, सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। समाज के लोग बिल्कुल सही का भी कह रहे ध्यान हैं। रखना पड़ता है, लहजे में रहना पड़ता है सर। बच्चों को भी समाज में जो आपराधिक प्रवृत्तियां हैं उनसे दूर बचा कर रखना पड़ता है। और दरिंदगी की जो भेड़िए हैं आज समाज में, जो दिन प्रतिदिन उनकी प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, उनसे एक वीरांगना का बचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बहुत फिर भी सर हम बचकर आगे निकलते हैं। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ये एक वीरांगना ही जान सकती है एक वीरांगना की कहानी सर। बिल्कुल, इससे मैं ज्यादा मैं और आपकी क्या कहूँ सर। आप बिल्कुल आपकी बात से मैं पूरी सहमत हूँ। स्पेशली आप जिस तरह से पल पल आप परेशानियां झेलती होंगी, वो परेशानियां आप ही समझ सकती हैं, वो कोई दूसरा नहीं समझ सकता है। इसीलिए कहा भी गया है महिलाओं के लिए और ऐसी माताओं के लिए कहा गया है कि मायड़ ऐसा पूत जन कह दाता के सूर, नी तो रीजो बांझड़ी मती गवाजो नूर। आप माताएं ऐसी हैं, आप इस तरह की वीरांगनाएं हैं कि आप पे जितना गर्व किया जाए उतना कम है। हम लोग जितना, आप लोगों की इस ताकत से ही इस देश को ताकत मिलती है। शहादत करने के, इतनी शहादत, इतनी परेशानियों के बाद भी नए जो सैनिक हैं वो देश पे मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। आप लोगों पे वाकई इस पूरे देश को फक्र है। मैं अब गोविंद सिंह चौहान जी के पास जाना चाहूंगा। गोविंद जी। सर। हेलो। हाँ सर। गोविंद जी, आपके भाई के कुछ इस तरह से कुछ पल आप शेयर कीजिए। आपके भाई से आप जब आखिरी बार मिले हों वहां बॉर्डर पे जाने से पहले, या कोई उन्होंने कोई संदेश दिया हो आपको, या कोई चिट्ठी आई हो आपसे, तो ऐसा कोई पल हमसे साझा कीजिए आप। मार्च 1999 में वो छुट्टी में आया था जी। तो उस समय छुट्टी काट के जो वापस रवाना हुआ तो मदर से मेरे धोख करके बोला जा रहा हूँ। तो मदर ने कहा बेटा ध्यान रखना। तो उसने कहा मैं देश का ध्यान रखूंगा, मैं मेरी ड्यूटी करूंगा। उसको उस समय ये ऐसा आभास हुआ था कि आगे जो है ये ऐसा समय आने वाला है। क्योंकि वो जो उस समय वो भीमभट्ट एलसी पोस्ट द्रास में वो उसकी पोस्टिंग थी। उस जगह की वो परिस्थितियां उसको पता थी। तब मदर ने उसको आशीर्वाद दिया कि बोलो देश की सेवा करो। फिर मैं उसको फिर मैं उसको यहाँ नागौर रेलवे स्टेशन से उसको वहाँ बिठाया, रवाना किया। तब उसने मेरे को कहा भाई साहब वहाँ स्थिति बहुत खराब है। मैंने कहा बेटा अब अपना एक ही काम है, देश की सेवा करना। उस चीज में पीछे मुड़ के नहीं देखना, ये आप अपना ध्यान रखना। जी 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 जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं अब आना चाहूंगा त्रिलोकी जी के पास। त्रिलोकी जी, आप भी उस समय काफी छोटे रहे होंगे जब आपके पिताजी की शहादत हुई है। उस समय का कोई पल? हाँ जी। छोटा था सर उस समय, मैं 99 में सर 8th क्लास में था सर, 12 साल का था सर। आठवीं क्लास में। 8वीं क्लास का बच्चा तो बहुत छोटा ही होता है।
तो आप उस समय का आपका कोई पल, आपके पिताजी ने आपको कुछ कहा हो कि बेटा मैं अगली बार आऊंगा, कुछ ये करूंगा, कुछ इस तरह से कोई पल अगर आप साझा करना चाहें? याद है सर, उस समय मैं पापा को गाड़ी बिठाने के लिए गया था सर। हमारे से 2 किलोमीटर गाड़ी स्टेशन है सर, बस स्टैंड था सर। जी जी। तो बाकी उस समय छोटा था सर, मैं बैठाने गया था। मेरे को पापा ने यही बोला था, बेटा दादा दादी की सेवा करना, मम्मी का कहना मानना और पढ़ाई करना। इस बार मैं आऊंगा तो तेरे लिए कपड़े जूते नए तेरे को और दिलाऊंगा। और देखिए कितने सर भावुक छोटा पल था तो होते हैं, वाकई कितने भावुक पल होते हैं ये। मतलब हम इनका वर्णन नहीं कर सकते। हम इनका मतलब ये शब्द, आप शब्द भले ही हमारे कानों तक आ रहे हैं, लेकिन वो चीजें उस समय जब बाद में शहादत के बाद याद आती हैं तो वाकई मन रो पड़ता है, आत्मा रो पड़ती है। वाकई आप लोगों को जी सर, अभी भी मेरे को वो पल यादगार है सर। मेरे को अभी भी, मैं स्टैंड पे बैठे गया था तब मेरे को समझाया था, बोला तुम घर जाए तो अपनी दादी से मम्मी का क्या मानना और करना। उस समय छोटा था सर, तो मैं बच्चों की तरह मेरे को समझा के फिर वहाँ गाड़ी में बैठा के फिर उसके बाद में सर मैं निकला था। देखिए कितनी फक्र की बात है। देखिए एक सैनिक जब जाता है, आप जैसे जिक्र कर रहे हैं कि जब जा रहे थे कि दादी का ध्यान रखना, जैसे ऐसे लगता है कि जैसे वो जा रहे हैं तो उनको पता है कि क्या होने वाला है। जैसे ओम प्रकाश जी जैसे कह रहे थे अभी कि जब वो ट्रक गिरा था और उनको एक इंट्यूशन सा हो गया था कि मुझे कोई बचा रहा है और उसके बाद में इससे बड़े काम आऊंगा। देखिए वो हादसा इतना बड़ा था, उनके साथ के भी उस समय उनकी जान चली गई थी, लेकिन वो एक बड़ी शहादत के लिए तैयार थे और ये उनको पता था। इसी तरह आप भी जो कह रहे हैं जैसे कि दादी का ध्यान रखना, अगली बार ये करूंगा, तो ऐसे सैनिकों की जो ये शहादत है, सैनिकों का ये बलिदान है, इस बलिदान के लिए कोई शब्द नहीं है दुनिया में, शब्दों से ये डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। मैं और ऐसे में सरकार अगर किसी तरह की कोई कोताही बरतती है या कोई लापरवाही बरतती है तो इससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती है। मैं मन तो मेरा आप लोगों से भी बहुत कर रहा है और बातें करने का, लेकिन समय की पाबंदी है। आप लोगों ने जिस तरह से अपने पल हमसे नवज्योति से साझा किए और नवज्योति पे आकर अपने अपना दर्द बयां किया, अपनी परेशानी बयां की, हम सरकार से भी ये चाहते हैं, सरकार से भी ये गुजारिश करते हैं कि वो इन समस्याओं की तरफ ध्यान दे, जो उनसे बनता है हर सूरत में इनको पूरी करे। और आप सभी लोगों का मैं दिल से बहुत आभारी हूं कि आप लोगों ने समय निकाला और आपका हौसला, आपकी ताकत देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को, नौजवानों को ये बहुत ताकत देती है। आप सभी का मैं एक बार फिर दैनिक नवज्योति की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं और आपको सबको प्रणाम करता हूं। नमस्कार। जय हिंद सर। नमस्कार।